तो मैं क्या हूँ इस पर और संसार क्या है इस पर ऑलरेडी हमारी बात हो चुकी है। अगर आपका कोई ठीक। डाउट है, ब्लास्टर सर, आरती बिटिया भी है, एक आप अपना थोड़ा-सा परिचय दें। जी। परिचय के साथ हम आगे बढ़ते हैं। सर मैं सर्वोदय बाल विद्यालय यमुना विहार से हूँ। जी। टीजी की सोशल साइंस हूँ। और शुरुआत में जो मेंटर्स का बैच बना था उसमें 2 साल मैंने मेंटरशिप भी की है सर। बहुत बढ़िया। और जीवन विद्या के कई शिविर मैंने अटेंड किए हैं। हैप्पीनेस कोऑर्डिनेटर भी रहा हूँ स्कूल में कई साल तक। और बढ़िया। फिलहाल इच्छा थी कि भाई चलो हैप्पीनेस का कुछ चल रहा है तो उसमें इन्वॉल्व होया जाए, कुछ ना कुछ निकलेगा ज़रूर। नहीं, बहुत बढ़िया है और देखिए डिपार्टमेंट से हैप्पीनेस खत्म हो सकती है, जी सर। लेकिन मेरी ज़िंदगी से हैप्पीनेस खत्म नहीं हो सकती। मेरी ज़िंदगी में तो हैप्पीनेस रहेगी। बिल्कुल। आप कहीं गाड़ी वगैरह में हैं क्या? आपका चेहरा नहीं आ रहा। नहीं सर, मैं ऊपर बैठा हूँ छत पे। वाह! बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आरती बेटा आपका कोई क्वेश्चन है? नहीं सर, अभी नहीं है। ठीक है आरती बेटा। सर एक क्वेश्चन था। जी, एक क्वेश्चन था मेरा। एक बताइए। सर चित क्या है? क्या? चित 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 चिप? यस, चित किसे कहते हैं? चित किस चिप के विषय में बात पूछना मात्र चाह बुद्धि। सर जैसे मैंने सिविल लिया था, वहाँ पे ना चित चित्तवृत्ति, आया था। चित आया था। ओके, ओके, ठीक है, बहुत मन, बढ़िया। वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो कल वाली जो हमारी कल तो क्लास नहीं थी, परसों की जो हमारी क्लास थी, उसमें भी हमने चित की बात की थी, है ना? हमने बताया था कि जिस प्रकार हम मनुष्य को देखते हैं, तो मनुष्य को देखने में उसका शरीर मुझे नज़र आता है। और जब शरीर नज़र आता है, तो मैं शरीर के अलग-अलग अंगों को देख पाता हूँ, चाहे वो बाह्य अंग है या आंतरिक अंग है। जैसे अब आप वीडियो में मेरी आँख, नाक, हाथ, कान या किसी भी व्यक्ति को ऐसे शरीर के अंगों को देख पाते हैं। वैज्ञानिक विधि से डॉक्टर थोड़ा अंदर घुस गया, उसने हार्ट्स को, लंग्स को, रिब्स को, जो छोटी-बड़ी आते हैं या शरीर के अंदर जो और अंग हैं, उनको भी देख लिया, विज्ञान विधि से। तो शरीर को तो हम देखते ही आए हैं और चूँकि शरीर को ही देखते आए हैं, जब हम मानव को देखते हैं, तो मानव के रूप में हमें शरीर ही दिखाई देता है। तो भ्रमवश हमने माँ शरीर को ही मानव मान लिया। अब बाबा जी ने जीवन की बात की, लेकिन बाबा जी से पहले भी जो हमारा अध्यात्मवाद है या अलग-अलग दर्शन है, उसमें एक आत्मा शब्द का प्रयोग किया गया है, जो इस शरीर से भिन्न होती है। अलग-अलग धर्मों में इसे अलग-अलग नामों से जाना गया है। जैसे हिंदू धर्म में हमने इस शरीर को चलाने वाली जीवन से मतलब इससे शरीर से अलग एक भिन्न आइडेंटिटी है, जो शरीर छोड़ देती है तो आदमी मर जाता है, जिसको हमने आत्मा नाम दिया। इसी आत्मा को मुस्लिम धर्म में रूह कहा गया रूह। और अगर इसको हम इस्लामिक धर्म में देखें, तो वहाँ पे इसको सोल बोला गया। नाम अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन सबको ये आभास तो था कि इस शरीर के अलावा भी कुछ है, जो इस शरीर को रन कर रहा है। तो इस आत्मा को लेकर, सोल को लेके अध्यात्मवाद में अलग-अलग तरह के विचार रखे। लेकिन आज तक इसके स्वरूप को कोई भी नहीं बता पाया। ये आत्मा का स्वरूप कैसा है, वो कैसी दिखती है। जैसे मेरे शरीर के अलग-अलग अंग हैं, हमने 5 ज्ञानेंद्रियों की बात भी की थी और शरीर के अंदर लंग्स भी हैं, हार्ट भी है, इनके क्या काम है, हम सबको पता है। ऐसे ही आत्मा का ठोस रूप से अभी तक कुछ नहीं पता था कि आत्मा कैसी है, वो क्या काम करती है। तो बाबा जी ने बताया कि आत्मा एक गठन
पूर्ण परमाणु है, अर्थात एक परमाणु ही है जिसका गठन हो चुका है। और जैसे हर परमाणु में कुछ अंश होते हैं, बाबा जी ने जीवन परमाणु में 61 अंश बताए, और इन 61 अंशों के 122 कार्यक्रम थे। तो अब जब बहुत उसकी बढ़िया। स्वरूप की बात आती है, तो स्वरूप में क्या होता है बेटा जी, कि जैसे हमारे शरीर का ढांचा है, तो बाबा जी ने भी इनका एक शरीर का ढांचा बताया। उसने बताया कि ये जो जीवन है, ये कैसा लगता है, कैसा दिखता है, उसके कौन-कौन से अंग हैं, वो अंग किस प्रकार से काम करते हैं। तो बाबा जी ने कल्पना के आधार पर, ये आपको समझाने के लिए मैंने परसों सौर परिवार की, जो हमारा सोलर सिस्टम है, उसका व्याख्यान किया था। हमारे सोलर सिस्टम में पहले 9 ग्रह थे, आज 8 ग्रह हैं, इंक्लूडिंग सन। ये 9 से 10 की संख्या में होते हैं। तो जिस प्रकार सूर्य के चारों तरफ 4 हमने अलग-अलग गोले बना दिए, या हम कहें कि वृत्त बना दिए, हमने सर्कल बना दिए। इसको हम ऐसे ले सकते हैं कि बीच में एक बिंदी, और बिंदी के चारों तरफ 4 सर्कल। तो जो बिल्कुल सेंटर में जो बिंदी है, इस बिंदी को बाबा जी ने नाम दिया है आत्मा। और जो सबसे बाहरी सर्कल है, मैं अगर आपको दिखाऊं, अपने सौरमंडल की परिकल्पना आप कर सकते हैं। बीच में एक सूरज, और उसके तरफ 4 लाइन ऐसे गोल, 4 सर्कल। तो जो सबसे बाहर वाला सर्कल है, इस सर्कल का नाम है मन। और ये जो 5 चीजें हैं, पहले सर्कल का नाम है मन, उसके अंदर वाला जो है उसका नाम है वृत्ति, उसके जो अंदर वाला है उसका नाम है चित्त, और जो सबसे अंदर एक सर्कल है उसका नाम है बुद्धि, और जो बिंदी के रूप में अंदर बैठी हुई है, या इसको हम समझ लें कि जो सूर्य की तरह बीच में है, बिल्कुल सेंटर में है, उसका नाम है आत्मा। तो ये जो 4 लेयर है और बीच में जो आत्मा है, ये शरीर में हमेशा हमेशा भ्रमण करती रहती। इसका आकार बाबा जी ने कैसा बताया, जीवन का आकार कैसा है, तो जीवन को बाबा जी ने पुंज कह के बताया। अब पुंज क्या चीज है, उसको देख लेते हैं। पुंज ऐसा होता है कि हम एक रस्सी लेते हैं, लगभग 2 मीटर या 1 मीटर लंबी, और उस रस्सी के एक कोने पर कुछ कपड़े बांध के या रुई बांध के, उसको मिट्टी के तेल में या पेट्रोल में डुबा के उसमें आग लगा दें। और दूसरे रस्सी के सिरे को, इस रस्सी के सिरे में हमने आग लगा दी, और ये रस्सी का सिरा हमने अपने दूसरे हाथ में पकड़ लिया, और उसको हम गोल गोल घुमाते हैं ऐसे। तो तुम्हें क्या देगा, दिखाई देगा कि एक आग का गोला घूम रहा है, वो रस्सी दिखाई नहीं देगी, फिर वो आग का गोला घूमता दिखाई देगा। तो इसको बोलते पिंड। बाबा जी ने कहा कि इसका जो जीवन का रूप है, वो पिंड के रूप में। ये पिंड इसी रूप में। अब पिंड क्या है, जो जैसा शरीर होता है उसी के शरीर को धारण कर लेता है। अगर मैं कहूं कि आदमी का जीवन कैसा होगा, तो बिल्कुल आदमी के शरीर जैसा होगा। गाय का जीवन कैसा होगा, वो गाय के शरीर के जैसा होगा। बढ़िया। ठीक है। अब ये शरीर के जैसा क्यों होता है, क्योंकि जो जीवन है ये पूरे शरीर में गतिमान रहता है। हर कोशिका में जीवन प्रभावित रहता है। और ये रहता कहां पर है, ये एक जगह नहीं रहता, ये पास थ्रू होता है। जो हमारी कोशिकाएं है ना, उन कोशिकाओं के बीच में भी खाली स्थान है, उन खाली स्थानों के बीच में से प्रवाहित होता रहता है, और उसको ऊर्जावान किए रहता है। तो ये तो था जीवन का स्वरूप। अब जो तीसरा सर्कल है, मन, वृत्ति और चित्त, ये मैंने बताया 5 चीजें हैं, मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा। ये 500 दो क्रियाएं करती। तो 500 दो क्रियाएं करती है, तो जीवन में कुल मिला के 10 क्रियाएं होती हैं। लेकिन ये 10 क्रियाएं हर आदमी के जीवन में अभी नहीं हो रही है। 10 क्रिया उसके जीवन में हो रही है जो पूर्णतया मैं क्या हूं, संसार क्या है, और करना क्या है, ये जो सारी चीजें जिसने समझ ली, जिसके समझ में आ गई, अब समझने का, और समझ के उसको व्यवहार में, आचरण में लाना। तो जिसके आचरण में चीजें आती गई, उसको हमने कहा 10 क्रियाएं उसकी एक्टिव हो गई है, और वो मनुष्य जागृति की तरफ चल पड़ा है, वो जागृति की अवस्था में है। तो ये सीढ़ियां है।
ये 5 सीढ़ियां हैं। आपने जो सिविल लिया था उसमें ध्यान दिया होगा, उसमें मैंने एक 5 मंजिल की 2 बिल्डिंग बनाई थी बीच में से। 1, 2, 3, 4, 5 मंजिल के 2 फ्लोर बनाए थे। और 5 मंजिल के 2 फ्लोर में मैंने दिखाया था कि किस प्रकार आदमी अभी भ्रमित अवस्था में या नासमझी में वो 4.5 क्रिया कर रहा है। हर एक आदमी 4.5 क्रिया कर रहा है। वो क्या करता है? मन में एक क्रिया होती है, आस्वादन और चयन। फिर वृत्ति में 2 क्रिया होती है, विश्लेषण और तुलन। और फिर चित्त में 2 क्रियाएं होती है। वो कौन-कौन सी हैं? वो है चित्रण और साक्षात्कार। तो अभी चित्रण तक तो हम चले हुए हैं। चित्रण का मतलब है कि जो हमने देखा, जो हमने पढ़ा, जो हमने समझा, वो चीजें हमारे दिमाग में चित्र के रूप में स्थित है, वो स्थापित हो गई। और चूंकि हम सभी भ्रम में जी रहे हैं, तो हमने किसी भी वस्तु को वास्तविकता के रूप में तो नहीं देखा। और इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, ये मैंने कई बार मैं ये एक्टिविटी अपनी क्लासेस में करवाता भी हूं, कि हम बच्चों को आंखें बंद करके बिठा देते हैं और फिर उनके सामने कुछ चीजों के, कुछ वस्तुओं के, कुछ जगह के, कुछ स्थानों के नाम लेते हैं और फिर बाद में उनसे पूछते हैं। जैसे अभी एक एक्टिविटी अगर हम करें, हम आंखें बंद करें और मैं तुम्हारे को बोलूं फूल, तो तुरंत तुम्हारे दिमाग में एक फूल का चित्र आ जाएगा। फिर मैं कहता हूं लाल किला, तो सबके दिमाग में लाल किले का चित्र आएगा। फिर मैंने कहा माई फेवरेट फूड, मेरा पसंद का खाना, उसका भी चित्र कुछ न कुछ आएगा। फिर मैं कहता हूं मां, तो मां का चित्र भी मेरे दिमाग में आएगा। फिर मैं कहता हूं मेरा स्कूल, तो मेरे स्कूल का भी एक चित्र मेरे उसमें आएगा। तो ये क्यों आ बिल्कुल। रहा है? अब तुमने देखो, कोई फूल तुमने देखा है, वो फूल तुम्हारी चित्रण में है। जैसे मैंने कोई फूल का नाम लिया तो तुम्हारे सामने एक फूल आ गया। अब वो फूल किसी के हो सकता है मस्तिष्क में गुलाब का आया है, किसी में गेंदे का आया है, किसी में कमल का आया है, किसी में जैस्मिन का आया है, सबका अलग अलग आया। माँ के बारे में कहा तो मुझे अपनी, हर एक बच्चे को अपनी अपनी माँ नजर आती। सही बात। मैंने अपने स्कूल का दिया तो मुझे स्कूल में वो स्थान नजर आता है जो मेरे चित्रण में सबसे ज्यादा है। यानी जो बच्चा ग्राउंड में रहता है उसको ग्राउंड का चित्रण समझ में आता है, जो क्लास में रहता है उसको कुछ अपनी क्लास दिखाई देती है, जो म्यूजिक में रहता है उसको म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट दिखाई देते हैं, और जो बच्चा स्कूल से बाहर बार बार क्लास बंक करता है उसको शायद स्कूल का गेट नजर आता है। तो हर व्यक्ति के चित्रण में, यानी चित्त में कोई चित्र बना हुआ है। अब चित्र किसका बना है? वो जिन चीजों का एक्सपीरियंस कर चुका है, जिन चीजों को देख चुका है। तो चित्त जो तुमने कहा, ये जो हमारा जीवन है, इसका तीसरा आयाम है, या कहे कि इसकी तीसरी पदवी है, या इसका तीसरा स्थान है, जहां पर 2 कार्य होते हैं, चित्रण और साक्षात्कार। अभी भ्रमित अवस्था में चित्रण हो रहा है। आपने टीवी पर इंटरव्यू सुना होगा जिसको हम कहते हैं ये हम साक्षात्कार कर रहे हैं। साक्षात्कार का मतलब है हम आमने सामने बैठे हुए एक दूसरे को सही सही देख रहे हैं। जैसे आज मैं, अगर तुम मुझे देख रहे हो तो मेरे शरीर पर किस कलर की टी शर्ट है ये तुम्हारे को साक्षात दिखाई दे रही है। मेरे पीछे की दीवार का रंग क्या है, मेरे पीछे जो पौधा है इसका रंग क्या है, ये कौन सा पौधा है, ये तुम्हें साक्षात्कार, यानी जो सही है वो सही दिख रहा है। तो चित्रण जो है वो अभी केवल भ्रम का हमारे अंदर। उदाहरण के लिए, जब मैंने कहा माँ तो मुझे अपनी माँ दिखाई दी, लेकिन जब मुझे माँ का साक्षात्कार होगा तो मुझे माँ क्या है, माँ के अंदर कौन कौन से गुण हैं, एक नवजात शिशु के लिए माँ के कर्तव्य और दायित्व क्या है, वो सब नजर आने लगे। भ्रमित अवस्था में अगर मैं कहूं कि आम का पेड़, तो मुझे आम का पेड़ वही दिखाई देगा जो मेरे घर में बना हुआ है। आम के पेड़ का मुझे केवल रूप दिखाई दे रहा है। चित्रण में मेरे दिमाग में उसका केवल रूप है, रंग है, उसके गुण नहीं है।
इसलिए माँ कहने पर मुझे अपनी माँ याद आती है। ये जो संबंध है ना, कभी मरते नहीं है। मुझे दुःख होता है कि मेरी माँ मर गई, मेरे पिताजी मर गए, मेरे भाई मर गए, मेरे एक्स या बेटा कुछ ऐसा हो गया। मैं संबंधों को नहीं समझा हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि मर गए। संबंध कभी नहीं मरते। जिस समय धरती पर पहली औरत ने एक बच्चे को जन्म दिया था, तब से लेकर आज तक माँ जिंदा ही है। मैं देख नहीं पाया, क्योंकि माँ के रूप में मुझे केवल अपनी माँ दिखाई देती है और बेटे के रूप में मुझे केवल अपना बेटा दिखाई देता है। इसी के कारण इस संसार में भ्रम है, इस संसार में द्वेष है, इस संसार में झगड़े हैं। तो बेटा चित्त समझ में आया? चित्त जीवन के तीसरे पायदान पर, या हम कहे अगर जीवन 5 मंजिल की बिल्डिंग है, तो तीसरी मंजिल पे जो है वो चित्त उसको रखा गया है। और चित्त 2 काम करता है, साक्षात्कार और चित्रण। चित्रण। ये क्लियर बेटा बहुत जी? बढ़िया। आरती यस बेटा सर। जी? ठीक है। तो ये 10 क्रियाएं हैं, इसको हम बैठ के बोर्ड के ऊपर समझे तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि मैं यहाँ ये 10 क्रियाएं आपके सामने व्याख्यायित कर सकता हूँ, लेकिन बगैर बोर्ड के ये समझ में नहीं आएगी। इसलिए कभी भविष्य में हमें ऐसा मौका मिला, हम एक संडे को या किसी के भी घर पे इकट्ठा हो गए और वहां पे इसको रखेंगे। ठीक है बेटा जी? एक दिन में मैं आपकी जीवन क्रिया ये इसको ले लूंगा। अब बात आगे बढ़ते हैं। तो पहली बात हमने की थी, मैं क्या हूं। इसको थोड़ा सा मैं संक्षिप्त रूप में लूंगा कि मैं मानव हूं। यहां समझना है, मैं मानव हूं और मैं शरीर और जीवन का संयुक्त अभाज्य रूप। इसको 2 बातें इसमें कनेक्ट की गई है, संयुक्त और अभाज्य। संयुक्त का मतलब कंबाइन, और कंबाइन किस तरह से कि इनको अलग नहीं किया जा सकता। जैसे ही हम इनको अलग करेंगे, किसको? शरीर को और जीवन को। तो मैंने बार बार बताया है कि मुझे देखो, अगर मैं इससे, मेरे इस मुझसे या इस मेरे मैं से शरीर और जीवन जब अलग होगा, तो ये शरीर, ये मैं नहीं रहेगा, ये सिर्फ फिर एक डेड बॉडी बन जाए। और ये भास आभास पहले से ही है। इसलिए जब हम हमारे घरों में किसी व्यक्ति की या संबंध में किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो हम उसको ये नहीं कहते कि भाई जल्दी ले चलो, पिताजी को ले चलो, पिताजी का अंतिम संस्कार करना है। नहीं, हम क्या बोलते हैं? इस मृत शरीर को ले चलो, डेड बॉडी को ले लो, डेड बॉडी को साइड में कर दो। क्योंकि जैसे ही इस शरीर से जीवन निकले, जिसको हम प्राण भी बोलते हैं, इस शरीर से जैसे ही जीवन निकला, दिस बॉडी कन्वर्ट इनटू ए डेड बॉडी। ये केवल एक डेड बॉडी रह जाएगी। और ये जो जीवन जिसको मैंने बोला, जिसको अभी तक हम आत्मा के रूप में देखते आए थे, ये आत्मा भी जैसे ही शरीर से अलग होती है, ये आत्मा भी भूत प्रेत में कन्वर्ट हो जाती है। और मैंने तो उस समय को भी देखा हुआ है कि जब मैं छोटा था, 4th या 5th क्लास में, और अगर कोई आस पड़ोस में गली मोहल्ले में किसी की डेथ हो जाती थी, तो लोगों के अंदर एक भ्रम था कि भाई ये जो डेड बॉडी, ये जो मृत्यु हुई है, इसकी जो आत्मा वो भटकेगी, कभी भटक के हमारे घरों में ना आ जाए, इसलिए जो घरों की चौखट होती थी उस पर लोहे की कील गाड़ देते थे। ये समझा जाता था कि लोहे से भूत डरते हैं। इस प्रकार की मैंने मानसिकता भी देखी। यानी जैसे ही इस शरीर से जीवन निकला, तो बॉडी कन्वर्ट इनटू डेड बॉडी, एंड ये जो शरीर है, सॉरी, ये जो आत्मा थी, ये भूत और प्रेत में कन्वर्ट हो जाती। तो जैसे दोनों अलग हुई, फिर मेरा अस्तित्व खत्म है, मैं खत्म हूं, मैं नहीं। तो मैं कब हूं? मैं तब हूं जब मेरे अंदर शरीर और जीवन संयुक्त अभाज्य रूप में है। तो मैं क्या हूं, मैं समझ रहा हूं। आज मैं पे हम इतने रखेंगे, उसके बाद संसार क्या है इसको देखते हैं। तो बाबा जी ने यहाँ अस्तित्व सहअस्तित्व की बात की है। अगर पूर्ण मध्यस्थ दर्शन का हम निचोड़ एक लाइन में लिखें, पूरी जीवन विद्या का निचोड़, पूरी जीवन विद्या में क्या दिया गया है, इसको अगर हम एक लाइन में लिखे, तो यह है अस्तित्व ही सहअस्तित्व है। अस्तित्व का मतलब है होना, जो है, और सहअस्तित्व का मतलब एक दूसरे के साथ। यानी यहां मैं जो हूं,
वो एक दूसरे के साथ है, अकेले का कोई कार्यक्रम नहीं है। छोटे लेवल से लेके परमाणु के लेवल से लेके और हम गैलेक्सीज के लेवल तक जब जाते हैं तो हमें केवल एक ही चीज दिखाई देती है, सहअस्तित्व। दो चीजों का एक साथ होना, दो या दो से ज्यादा चीजों का एक साथ होना। तो वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो हमने अपने चारों तरफ दिखने वाली वस्तुओं को केवल दो टाइप में डिसाइड किया है, दो टाइप में बांटा है, एक सजीव, एक निर्जीव। सजीव चीजें जिनमें प्राण है, यानी जो श्वसन है, जिसके अंदर सांस लेने की प्रक्रिया है, इसमें पेड़ पौधों से लेकर सभी प्रकार के जीव जंतु और मानव तक शामिल हैं। और जब बात आती है निर्जीव वस्तुओं की, तो जिसे बाबा जी ने पदार्थावस्था कहा, उन सभी चीजों को निर्जीव वस्तु माना गया, जैसे मिट्टी, पत्थर, धातु, मणि। वास्तव में चार चीजें पदार्थावस्था की थी। अलग अलग गठनशीलता के कारण अलग अलग वस्तुओं का विकास हुआ। मूल रूप से जब कोई भी धरती होती है तो उसके ऊपर केवल मिट्टी, पत्थर, धातु और मणि ही। आप किसी भी ग्रह को ले, अपने ही सौर मंडल में जो 8 ग्रह हैं, वो 8 ग्रह अलग अलग स्थितियों में हैं, उनके चंद्रमा अलग अलग स्थितियों में हैं। तो बाबा जी ने यहां अपने चारों तरफ दिखने वाली वस्तुओं को 2 पार्ट में डिवाइड ना करके 4 पार्ट में डिवाइड किया, और उस 4 पार्ट में डिवाइड करने का भी एक बहुत बढ़िया मजेदार जो दर्शन रहा है, या मजेदार जो सीन रहा है, उसको भी देखूंगी। अभी तक हम जिन दो मान्यताओं में जीते आ रहे हैं, एक धार्मिक मान्यता है जिसको अध्यात्मवाद कहते हैं। हम सभी अभी किसी न किसी धार्मिक मान्यता से बंधे हुए, किसी न किसी धर्म का पालन करते हैं। और इस हर धर्म में, खासकर मुझे तो ज्यादा नहीं पता, लेकिन हिंदू धर्म का पता है। हिंदू धर्म में इंसान को इंसान ना समझ के प्राणी समझा गया। जितनी भी संजीव वस्तुएं हैं वो सब प्राण हैं, उनमें प्राण दौड़ता है, तो प्राणी ही किया गया है। इसलिए हिंदू धर्म में 84 लाख योनियों का जिक्र है कि 84 लाख योनियों को भोगने के बाद मुझे ये मानव शरीर मिला। तो यहां बाबा जी ने थोड़ा सा इसमें ग्रीस डाल दिया है, उसको और भी ज्यादा विस्तृत कर दिया। तो बाबा जी जब इस संसार की बातें करते हैं तो बाबा जी ने संपूर्ण संसार को 4 वर्गों में बांटा है। पहला जो वर्ग है वो वर्ग है पदार्थावस्था, जिसमें केवल और केवल पदार्थ, हर प्रकार के पदार्थ, और ये पदार्थ गठनशीलता में रहते हुए अलग अलग अंशों से मिलने के बाद इन पदार्थों में नए नए प्रकार के पदार्थों का जन्म होता रहता है। अभी हम देखें तो हमारे पास 120 से 21 प्रकार के पदार्थ या एटम उपलब्ध हैं, और ये सब एक साथ नहीं बने, इनको बनने में ही लाखों करोड़ों साल लगे। पृथ्वी की अगर हम कुल आयु देखें तो करोड़ों वर्ष पृथ्वी की आयु है, तो इसमें से कुछ लाख या कुछ करोड़ वर्ष इस पदार्थावस्था के विकास में ही लगे हैं। बड़ी बात है बहुत। उसके बाद जब जो आती है दूसरी अवस्था, अब जब हम यहां देखेंगे कि ये सारे पदार्थ एक पदार्थ से या दो पदार्थों के या तीन पदार्थों के मिलने से जब एक नए पदार्थ का जन्म हुआ है, तो इसको बनाने वाला कोई नहीं है। ये कल की कक्षा में हमने किया था। ये पृथ्वी के ताप दाब, पृथ्वी के ऊपर जो ताप है, जो दाब है, उसका जो वातावरण है, और उस पर जो ब्रह्मांडीय किरणें पड़ रहे हैं, उनके फल परिणाम बस अलग अलग प्रकार के पदार्थों का विकास हुआ। और एक समय ऐसा आया कि जब धरती पर कुछ ऐसी अनुकूलता बनी, धरती पर कुछ ऐसा तापमान बढ़ा या घटा, धरती पर कुछ बड़ा दबाव या कुछ चंबकीय प्रभाव, या जो अन्य सौर मंडल में जो ग्रह हैं, जो गैलेक्सीज हैं, उनके प्रकाश के फलस्वरूप
धरती पर पानी का जन्म हुआ, पानी का प्रकटीकरण। ये कब हुआ? ये तब हुआ जब मूलतः सभी प्रकार की जरूरी जो पदार्थावस्था थी वो अपने आप में खिल उठी थी, वो अपने आप में पूर्णतः से बन चुकी। फिर वहां पर पानी का उत्पत्ति होती है, और जैसे ही इस पानी की उत्पत्ति होती है, हमने देखा भी है अपने घरों में, अपनी टंकियों में, जब पानी लंबे समय के लिए किसी जगह पे रुक जाता है तो वहां काई लग जाती है। यहाँ ध्यान देना है, ये काई बनना भी एक प्राकृतिक घटना है, एक भौतिक या केमिकल रिएक्शन है। जब पानी के साथ ताप, दाब, नमी ये सब चीजें कंक्लूड होती है तो वहां पर काई अपने आप ऑटोमेटिकली लग जाती। तो जब ये पानी आया और पानी के रुके रहने से वहां काई की उत्पत्ति हुई, तो काई अब यहां से एक नई अवस्था शुरू होती है जिसे बाबा जी ने कहा प्राणावस्था। प्राणावस्था में बाबा जी छोटे से लेकर बड़े तक सभी प्रकार के पेड़ पौधों को शामिल करते हैं। तो मध्यस्थ दर्शन के अनुसार इस धरती पर उत्पन्न होने वाली सबसे पहली वनस्पति काई, जो हम अपनी टंकियों में या रुके हुए पानी के आसपास देखते हैं। एक बर्तन में या प्लास्टिक के मयूजक में या किसी प्लास्टिक की टंकी में लंबे समय तक जब हम पानी को रोक देते हैं तो आप खुद अपनी छतों पर जाकर अपनी टंकी को चेक करो, उसमें भी काई लग जाती है। अब तुम अगर ये सोच लो कि ये काई भगवान ने बनाई है तो बिल्कुल नहीं है। ये काई प्राकृतिक वातावरण, ताप, दाब, नमी, इसके कारण बनी। अब तुम देखो, इसी पानी को अगर हम फ्रिज में रख दें तो 2 महीने तक भी पानी रखा रहे तो उसमें काई नहीं लगेगी, क्योंकि वहां पर उचित वातावरण, ताप, दाब या नमी नहीं है। लेकिन टंकी में ये सब चीजें हैं तो वहां पर काई लग गई। तो प्रकृति में जो परिवर्तन होता है उसके फलस्वरूप ही एक के बाद एक अवस्थाएं प्रकट हो रही है। तो यहां से वनस्पति का प्रारंभ हुआ। जब यही काई सघन हो गई, गहरी हो गई, तो इसी में से कुछ पत्तियों का उत्पन्न हुई, कुछ पत्तियां निकल गई। तो जब ये पत्तियां निकली, इन 2 पत्तियों से ही ये पूरी वनस्पति, इनका अलग अलग समय पर विकास होता रहा। अलग अलग तरह के पेड़ पौधे हमारे सामने आते रहे। तो जब ये धरती पहले पदार्थावस्था से सजी, उसके बाद ये प्राणावस्था से सजी, जब धरती पर पर्याप्त मात्रा में पेड़ पौधे उत्पन्न हो गए, तो अब इन पेड़ पौधों को वैज्ञानिकों ने प्रूफ किया है कि इन पेड़ पौधों के अंदर कोशिकाएं हो। ये कोशिकाएं, इन पेड़ पौधों की कोशिकाएं जब जमीन पर वापस गिरी टूटकर, तो कोशिकाएं टूटती। इन कोशिकाओं के वापस जमीन में गिरने से वहां जो ताप, दाब और नमी थी, और पुनः जो ब्रह्मांडीय किरणें थी, उनके फलस्वरूप वहां पर सूक्ष्म जीव जंतुओं का, सूक्ष्म जीवों का, आप जीव जंतु तो नहीं बोलेंगे, सूक्ष्म जीवों का प्रकटीकरण हुआ। और इसको भी मैंने कल बताया था कि यदि हमारे आसपास में कोई कुत्ता या बिल्ली मर जाए और उस कुत्ते बिल्ली को हम कहीं एकांत में डाल दें, तो तुम्हें कुछ समय बाद उसके अंदर से बदबू आना शुरू हो जाएगी। एक्चुअली बदबू वो क्या है, वो कैसे आती है? उसी शरीर को अगर हम एक ठंडे स्थान पर रख दे तो वो शरीर गलेगा नहीं, लेकिन वातावरण के प्रभाव से, उस शरीर में गर्मी के प्रभाव से, ताप, दाब या नमी के प्रभाव से वो शरीर अंदर से टूटने लगता है। और टूटना भी एक केमिकल या एक भौतिक परिवर्तन है। वहां सूक्ष्म जीव जो है, वो सूक्ष्म जीव उस शरीर को खाना शुरू कर देते हैं। और जब भी कोई शरीर खुले में आएगा, यानी जब वो शरीर को खाना शुरू करेंगे, तो वो शरीर टूटना शुरू होगा। उस शरीर के टूटने से वो हमें स्मेल आती है, भाई कोई जानवर सड़ रहा है, कोई चीज है। और तुम 2-3 दिन बाद देखोगे उस जानवर के शरीर पर कुछ छोटे छोटे रेंगने वाले कीड़े, व्हाइट पल्पी कीड़े आपको दिखाई देंगे। वो आए कहां से? वो धरती पर नहीं थे। अगर आप उस कुत्ते के या बिल्ली के शरीर को किसी पक्के स्थान पर, यानी किसी मार्बल के फर्श के ऊपर खुले में डाल दोगे या रोड के ऊपर डाल दोगे, मिट्टी में तो चलो तुम एक समय के लिए लग सकता है ये कीड़े जमीन से निकल कर आ गए, लेकिन ये कीड़े जमीन से ना निकलकर उसमें जो कोशिकाएं थी, उस कोशिकाएं, जो मृत कोशिकाएं थी, उन्हीं कोशिकाओं से ताप, दाब, नमी
के कारण उन कीड़े मकोड़ों का जन्म हुआ और सूक्ष्म जीवों का जन्म हुआ। सूक्ष्म जीव पहले एक कोशीय थे, फिर द्विकोशीय, फिर बहुकोशीय, फिर अलग अलग रूप में हमारे को दिखाई दी। तो ये एग्जाम्पल आप उस कुत्ते के शरीर को गलाने वाले कीड़ों से समझ सकते। ठीक इसी प्रकार जब वो पेड़ के पत्ते जमीन पर गिरे तो उनमें जो कोशिकाएं थी, वहां से सूक्ष्म जीवों का एक कोशीय, द्विकोशीय और फिर बहुकोशीय जीवों का निर्माण। यहां से धरती पर प्राणावस्था के साथ जीवावस्था का प्रकटन हुआ। लेकिन अभी बाबा जी थोड़ा सा और ग्लिच ला रहे हैं। बाबा जी ऐसे सूक्ष्म जीव या जिसको माइक्रोस्कोप से देख पाते हैं, इनको भी प्राणावस्था की इकाई ही मानते हैं। जीवावस्था की इकाई बाबा जी ने किनको माना है? वो जीव जंतु, वो जानवर जो मनुष्य के संकेतों को ग्रहण कर पाते हैं या मानव जिन्हें ट्रेन कर पाता है। इस छोटे से कीड़े से लेके मक्खी, मच्छर, चींटियां, सांप, अनेक प्रकार के रेंगने वाले जीव जंतु बने। पहले रेंगने वाले आए, फिर रेंगने वाले से चलने वाले, उनके पैर जो थे पैर विकसित हुए, पैरों से फिर पूंछ वाले जीव, पूंछ वाले जीवों से पंख वाले जीव, पंख वाले जीवों से फिर वो चार पैरों पर चलने वाले जीव, चार पैरों से चलने वाले जीवों से फिर मानव का जन्म वहां। तो अभी तक ऐसे जीव जंतु जो मानव के संकेतों को ग्रहण कर पाते हैं और जो जिन्हें मानव ट्रेन कर पाता है, वो चार पैरों पर चलने वाले ही जीव। यानी मच्छर को आदमी ट्रेन नहीं कर पाता, मक्खी को ट्रेन नहीं कर पाता, सांप को ट्रेन नहीं कर पाता। ऐसे और भी अन्य जीव हैं, लेकिन जिन जीवों को आदमी ट्रेन कर पाता है, उनको ट्रेनिंग दे सकता है और वे मानव के संकेतों को ग्रहण करना शुरू कर देते हैं। जैसे बिल्ली है, कुत्ता है, गाय है, भैंस है, गधा है, घोड़ा है, ये सभी, हाथी भी, ये सभी मानवीय संकेतों को ग्रहण कर पाते हैं। यानी मानव उनको क्या समझा रहा है, क्या कहना चाहता है, अगर एक बार विचित्र आवाज में, जैसे ये जो जानवर पालने वाले, भेड़ बकरी या गाय भैंस पालने वाले, ये खुले में अगर अपनी भैंस का नाम पुकार दे, कई बार भैंसों को और गायों को नाम से लेते हैं, कुत्तों को भी नाम से लेते हैं। अगर 10 कुत्ते, मैंने अपने कुत्ते का नाम लिया तो मेरे वाला कुत्ता मेरी आवाज पहचान के मेरे पास आ जाएगा। ये मानव के संकेतों को ग्रहण करता है। इसलिए बाबा जी कहते हैं कि इनके अंदर मेधस तो है, लेकिन पूर्णतः विकसित मेधस नहीं है। तो जिन जिन जीवों में मेधस है और वो मानवीय संकेतों को ग्रहण कर पाते हैं, उन्हें बाबा जी ने एक अलग से कैटेगरी में रखा, जिसका नाम था जीवावस्था, यानी इनको जीवन चलाता है। और इस जीवावस्था को समझाने के लिए बाबा जी ने दो बातों का प्रयोग किया है। नंबर एक, कि ये मानवीय संकेतों को ग्रहण करते हैं। नंबर दो, इन्हें अपने जीवन से प्यार है, ये जीना चाहते हैं। इसलिए जब भी कोई इनके पीछे इनको मारने के नजरिए से दौड़ता है, तो ये अपने प्राण बचाने के लिए भागते भी हैं, अपनी रक्षा करते हैं। तो बाबा जी ने दो चीजें बताई। एक, ये जीना चाहते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं जी मच्छर भी हैं, अगर हम मच्छर के पीछे से करने के लिए भागते हैं तो मच्छर भी भागता है, वो बचने का प्रयास करता है, तो इसका मतलब तो मच्छर में भी जीवन है। लेकिन बाबा जी यहाँ दूसरी बात भी उसको कनेक्ट कर पा रहे हैं। क्या हम मच्छर को ट्रेनिंग दे सकते हैं? क्या हम मच्छर को कह सकते हैं भाई तेरे को 5 बजे के बाद ही मुझे काटना है और वो मुझे काटे? क्या मच्छर को हम ये कह सकते हैं मैंने खाने का सामान वहां उस कोने में रखा, जाके खा लो, और वो खा ले? दूसरी, अब ये जो कह रहे हैं ना कि ये जो मच्छर है, मक्खियां हैं, इनमें भी दिमाग है। कुछ मैंने बताया था पिछली क्लासों में कि कुछ वैज्ञानिकों का तो ये भी मानना है कि चींटियों में सबसे ज्यादा विकसित दिमाग है। वो दिमाग नहीं है, वो उनकी हेरिडिटी है। वो उन्हें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी मिलती ही रहती है। जिस प्रकार एक गोरैया पक्षी को हम देखते हैं, जब से गोरैया इस धरती पर आई है तब से लेके आज तक उसके अपना घोंसला बनाने का पैटर्न एक जैसा, उसका घोंसला आज तक चेंज नहीं हुआ। अगर उसमें दिमाग होता तो उसके रहने की जो मकान था या जो स्थिति, उसका कुछ विकास होता। तो ये कहना कि उसके अंदर दिमाग है, ये सही नहीं। अब जो जीव जंतु है उसमें मेधस तो है, लेकिन वो पूर्णतः विकसित मेधस नहीं है। तो इन चार पैरों वाले जीव जंतुओं से ही ये दो पैरों पर चलने वाला इंसान प्रकट हुआ।
ये हम जो विज्ञान से जुड़े हुए हैं लोग, इनको समझने में थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है। एक डार्विन ने बताया है कि इंसान का जन्म बंदर से हुआ है, बंदर से ही आदमी इंसान बना है। लेकिन यहाँ बाबा जी क्या कह रहे हैं कि एक मानव जो है वो केवल बंदर के शरीर से पैदा नहीं हुआ। या बाबा जी 4 पैरों वाले अलग-अलग जीवों की बात करें, जिसमें गाय भी है, भैंस भी है, घोड़ा भी है, बंदर भी है। इन 4 पैरों वाले जीवों के शरीर से एक निश्चित समय पर अलग-अलग स्थानों पे अलग-अलग प्रकार के मानवों का जन्म हुआ। ये मानव शरीर संरचना के आधार पर भिन्न-भिन्न थी और इसकी शरीर संरचना की जो भिन्नता है, उसमें जिस जानवर से उनका जन्म हुआ, प्लस जिस स्थान पर जन्म हुआ, वहाँ का भौतिक वातावरण, वहाँ की गर्मी या वहाँ की ताप, दाब, नमी, इनका उनकी शरीर रचना पर बहुत डायरेक्ट प्रभाव पड़ा। तो अभी हमने देखा कि सबसे पहले पत्थर, धातु, मणि, इन 4 चीज़ों से, मिट्टी से 4 चीज़ों से ये धरती सजी, इन्हें पदार्थावस्था कहा गया। इन्हीं से फिर अलग-अलग प्रकार की वनस्पति आई, जिसे हमने प्राणावस्था कहा। फिर इन्हीं वनस्पतियों से कुछ जीव-जंतु आए, जिनको हमने जीवावस्था कहा और इन्हीं जीवावस्था से समृद्ध मेधस का मतलब है ऐसा मस्तिष्क जो पूर्णतः विकसित। इस विकसित मस्तिष्क वाले व्यक्ति आए, जिनको हमने ज्ञानावस्था की इकाई कहा। यानी अभी तक विज्ञान ने और अध्यात्मवाद ने जिसे केवल संजीव वस्तु माना था, बाबा जी ने उसको 3 अलग-अलग कैटेगरी में डिवाइड किया। तो जब मैं संसार को देखता हूं, तो संसार में मेरे सामने ये 4 चीजें मुझे नजर आती हैं, जिसमें पदार्थावस्था है, प्राणावस्था है, जीवावस्था और ज्ञानावस्था है। लेकिन ये सारी अवस्थाएं सभी धरतियों पर एक समान नहीं है। चंद्रमा पर सभी अवस्थाएं नहीं है, मंगल ग्रह पर सभी अवस्थाएं नहीं है, अन्य जो ग्रह हैं अपनी सौर मंडल में, यहाँ सभी प्रकार की अवस्थाएं नहीं है। लेकिन कुछ ग्रहों का जब हम अवलोकन करते हैं, कुछ चंद्रमाओं का जब हम अवलोकन करते हैं, तो वहां पाते हैं कि जो मूल इकाई थी ये जो अपनी पदार्थावस्था, ये अभी हर एक जगह है, अलग-अलग स्थितियों में है। जुपिटर जैसे ग्रह की जब बातें करते हैं, तो वो विशाल गैस का गोला है, जिसमें अभी प्राणावस्था धीरे-धीरे परिवर्तित होकर अलग-अलग रूप में आ रही। चंद्रमा पर देखते हैं तो मिट्टी और पत्थर है। मंगल ग्रह पर भी ऐसी संरचनाएं हैं। तो बाबा जी ने इन 4 अवस्थाओं के आधार पर इन ग्रह गोल नक्षत्रों को भी 4 भागों में, यानी धरती को भी 4 भागों में डिवाइड किया है। यानी पहली वो धरती जिस पर केवल पदार्थावस्था है, वो अविकसित धरती। फिर जहां पर हल्के पेड़ पौधे और पानी भी आ गया है, उसको अल्प विकसित धरती। जहां पानी के साथ ये छोटे मोटे जीव जंतु भी आ गए हैं, इनको बाबा जी ने कहा अर्ध विकसित धरती। और जहां पर चारों अवस्थाएं प्रकट हो चुकी, जैसे धरती, इसको कहा पूर्णतः विकसित धरती। तो बाबा जी ने ये चीजें देखी। अभी तक हमने केवल एक चीज की बात की है, ये पदार्थ, ये प्राणावस्था, पेड़ पौधे, जीव जंतु और मानव, ये केवल एक इकाई के रूप में। जब हम धरती के रूप में देखते हैं, तो इस धरती पर 4 अवस्था है और चारों अलग अलग इकाइयां। इकाइयां मतलब यूनिट्स, यूनिट्स मतलब जिनको हम गिन सकते हैं। तो बाबा जी, जब ये तो था अस्तित्व जो है, जो हमें दिखाई दे रहा है, एक एक वस्तु का अस्तित्व, चाहे वो मिट्टी है, पत्थर है, धातु है, मणि है, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु है, जानवर है या इंसान है, हम इनको सबको काउंट कर सकते हैं। इनका रूप हमारे को सबको दिखाई देता है, तो इनको इकाई कहा गया। लेकिन ये सब इकाइयां हैं, ये प्रकृति, इसको एक साथ अगर हम समूह के रूप में नाम दें, तो इनको चारों अवस्थाओं को हम प्रकृति के नाम से संबोधित कर सकते हैं। मानव क्या है, इसको समझ लिया। सृष्टि दर्शन हमने अभी कर लिया कि धरती पे क्या क्या चीजें हैं।
अब हम बात करेंगे अस्तित्व और सह-अस्तित्व। तो मैं अगर अपनी चारों तरफ नज़रें दौड़ाता हूँ, अपने कमरे में मैं जहाँ पर बैठा हूँ, इस कमरे में चारों तरफ नज़रें दौड़ाता हूँ, तो ये मुझे अपने कमरे में ये मिट्टी, पत्थर, धातु, मणि, लकड़ी इन सब से चीज़ें बनी हुई वस्तु दिखाई दे जाएगी। दीवारें हैं, बेड है, सोफ़ा है, टीवी है, ये अलग-अलग वस्तुओं से, अलग-अलग पदार्थों से बनी हुई वस्तुएँ हैं, जो मुझे दिखाई दे रही हैं। कमरे में बैठा हूँ, छत भी है, दीवारें भी हैं, ये सब दिखाई दे रही है। अब 1 मिनट के लिए अगर इस कमरे से हम सारा सामान निकाल दें, आप जिस भी कमरे में बैठे हैं, उस कमरे से आप सारा सामान निकाल दें, एक-एक चीज़ निकाल दें, तो वहाँ कुछ बचेगा क्या? क्यों आरती बेटा? नहीं सर, कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन फिर भी देखो कुछ तो बचा हुआ। मुलाफ्टर भाई, हाँ जी। कैसा है? सर आकाश बचा, वहाँ पे खाली स्थान बचा। क्यों आरती? जिस कमरे में कुछ नहीं बचा, वहाँ कुछ बचा है क्या? आरती बेटा जी, नेटवर्क ठीक है आपका? आवाज़ आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है। तो जिस कमरे से मैंने सब कुछ निकाल दिया, वहाँ कुछ न कुछ बचा है या नहीं बचा? सर कह रहे हैं कि वहाँ खाली स्थान बचा, स्पेस बचा। यस सर। तुम जहाँ बैठी हो और तुम्हारे सामने जो भी नज़दीकी वस्तु है, चाहे वो चारपाई है या पलंग है या दीवार है, उन दोनों के बीच में भी कुछ है। वो क्या है? वो भी एक खाली स्थान है। है या नहीं बेटा जी? सर है। बहुत बढ़िया। तो इस धरती पर हम देखें तो 2 चीज़ें दिखाई देती हैं। नंबर 1 ये खाली स्थान और नंबर 2 ये प्राकृतिक वस्तुएँ या प्रकृति। सही है बेटा जी? यस सर। ठीक है। अब थोड़ा-सा और आगे बढ़ते हैं, हम एक प्रैक्टिकल और करते हैं। वैसे ये प्रैक्टिकल हमने शिविर में भी किया था और फिर से इस प्रैक्टिकल को हम शुरू करते हैं कि मैं आपको अंतरिक्ष की यात्रा पर भेज रहा हूँ। ये खाली स्थान आपको दिखाई दे रहा है। एक वस्तु और दूसरी वस्तु के बीच में खाली स्थान है। लेकिन ये खालिस्तान कहाँ तक फैला हुआ है, इसकी यात्रा पर हम चलते हैं। यात्रा पर चलने से पहले आपको मैं एक अनोखी शक्ति देता हूँ कि जब भी आप इस यात्रा पर चलेंगे और आपके रास्ते में कोई वस्तु आ जाए, कोई ग्रह आ जाए या कोई अन्य चीज़ आ जाए, कोई पत्थर आ जाए, कोई दीवार आ जाए, आप एक चुटकी बजाओ और वो गायब। फिर से यात्रा पर चल पड़ते हैं। तो अभी आप अपने चारों तरफ देख रहे हो, आपको कुछ खाली स्थान दिखाई दे रहा है। अब आप यात्रा पर निकल चुके हो और इस खाली स्थान को चीरते हुए आप आकाश की तरफ बढ़ रहे हो। आकाश में क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ बेटा जवाब चाहिएगा मुझे आपसे। जब आप धरती छोड़ के आकाश की तरफ बढ़ रहे हो तो आकाश में क्या है? सर सितारे। सितारे हैं। ये खाली स्थान वहाँ पर है या नहीं है? सर खाली स्थान भी है। अब खाली स्थान तुम चलती रहो और तुम अब चंद्रमा के आस-पास पहुँच गई हो। चंद्रमा ठोस वस्तु है। चंद्रमा तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहा है। चुटकी बजाओ और चंद्रमा को गायब कर दो और देखो चंद्रमा के पीछे क्या है? सर खाली स्थान। बढ़िया है। अब खालिस्तान से आगे बढ़ती रहो और खालिस्तान से आगे बढ़ो, कुछ अन्य ग्रह आ गए हैं, शायद मंगल ग्रह आ गया या बृहस्पति ग्रह आ गया। तुम वहां तक पहुंच गए हो। अब उसने फिर से तुम्हारा रास्ता रोक लिया है। यात्रा तुम खालिस्तान में ही कर रही हो, लेकिन जैसे ही मंगल या कोई अन्य ग्रह आया,
उसने तुम्हारा रास्ता रोक लिया, अब तुम उस पे हाथ लगाओगी तो तुम्हें वो पत्थर, धातु या कुछ न दिखाई सी देगी, लेकिन जैसे चुटकी बजाओगी, फिर से चुटकी बजाओ और मंगल ग्रह गायब, और आगे बढ़ जाओ, निकलो। और एक समय ऐसा आएगा कि अन्य ग्रह आएंगे, बृहस्पति आएगा, शुक्र आएंगे, सभी ग्रह आएंगे, और लास्ट वाले ग्रह भी तुम्हारे सामने खड़ा होगा, तुम चुटकी बजाओ और निकल जाओ। अब क्या दिखाई दे रहा है चारों तरफ आकाश में? सर हर जगह खालिस्तान दिखाई दे रहा है। हर जगह खालिस्तान दिखाई दे रहा। दूसरी गैलेक्सी में पहुंच जाओ, दूसरी गैलेक्सी में भी कुछ ग्रह, कुछ तारे, कुछ सूर्य, कुछ चंद्रमा हो गए, इन सबको चुटकी बजा के हटाती रहो, चलती रहो। क्या दिखाई दे रहा है? सर खालिस्तान। ये जो खालिस्तान तुम्हारे को दिखाई दे रहा है, क्या इसका कोई साइज है? कितना बड़ा है, कितना छोटा है? नहीं सर। कोई दीवार, कोई बाउंड्री दिखाई दे रही है? जैसे मेरे घर की बाउंड्री है, कमरे की बाउंड्री थी, इस खालिस्तान की कोई बाउंड्री दिखाई दे रही है क्या? नहीं सर। और इमेजिन करो, मान लो बाउंड्री है भी, तो फिर से चुटकी बजाओ, बाउंड्री के पीछे क्या है? सर खालिस्तान। तो ये जो खालिस्तान है, दूर दूर तक फैला है, इसका ना कोई प्रारंभ है ना कोई अंत है। ये न, पता नहीं कहां से शुरू हो रहा है और कहां पर खत्म हो रहा है, और ये दूर दूर तक फैला हुआ है। सही है? और इस खालिस्तान के आर पार तुम देख रही हो। वापस अपने कमरे में आ जाओ, तुम्हारे सामने जो दीवार है तुम्हारे को दिखाई दे रही है, नहीं दे रही? यस सर। तो एक ऐसे कांच के शीशे की तुलना करो जिसके तुम आर पार देख पाती हो। ऐसे कांच के शीशे को हम बोलते पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट। बोलते नहीं बोलते? जैसे हम दीवार अपनी खिड़की में शीशा लगाते हैं और उस शीशे से हम बाहर का सीन देख पाते हैं, तो ऐसे क्या बिल्कुल तुम अपनी सामने जो दीवार है उसको देख पा रही, नहीं देख पा रही हो? यस सर। तो ये जो खाली स्थान है ये ट्रांसपेरेंट है, क्या इसको हम ऐसा मान सकते हैं? यस सर। ठीक है। अब मेरे को देखना, मेरे हाथ में ये एक बॉक्स है ना? ये बॉक्स अब Yes, sir. ये बॉक्स अब चलकर इधर आ गया, अब ये यहां चला गया, अब ये यहां चला गया और यहां चला गया। यानी इस खाली स्थान में कोई भी वस्तु आसानी से आ जा सकती है। ऐसा सही है? ये यहां था, अब यहां आ गया, अब यहां पहुंच गया, ऐसे आ गया। तो इस खाली स्थान में कोई भी वस्तु इस खाली स्थान के आर पार निकल सकती है, ऐसा मान रही हो? दिखाई दे रहा है? Yes, sir. अब इसको ऐसा मान लेते हैं, जैसे ये बॉक्स यहाँ पर है और यहाँ पर क्या है? ये खाली स्थान है। मेरे हाथ और इस बॉक्स के बीच में क्या है? खाली स्थान दिखाई दे रहा है। Yes, sir. अब ये बॉक्स कहाँ आ गया? आगे बढ़ गया। Yes, sir. अब और आगे बढ़ गया। यानी कि जो खाली स्थान है इस बॉक्स के आर पार निकल गया। महसूस कर पा रही हूं मैं क्या कहना चाहता हूं? पहले तो ये बॉक्स इस खाली स्थान में कहीं भी घूम रहा है, और अब क्या है? ये खाली स्थान, अब यहां पर खाली स्थान है और ये बॉक्स आगे बढ़ा, तो ये जो खाली स्थान है इस बॉक्स के आर पार निकल गया। इतना समझ पा रही हो? वैसे तो बिल्कुल ठोस है, कुछ नहीं निकल सकता, देखो कुछ नहीं निकल सकता, लेकिन फिर भी ये यहाँ था और ये आगे आया, यानी ये खाली स्थान में चल रहा है, तो खाली स्थान इसके अंदर से निकल रहा है। समझ में आया? ये जो खाली स्थान है Yes, ये sir. किसी भी वस्तु के आर पार निकल जाता है,
जिसको हम बोलते हैं पारगामी। क्या बोलते हैं? यानी ये खालिस्तान है, ये मेरे हाँ, ये खालिस्तान ये मेरे शरीर के भी आर पार निकल जाता। मैं जैसे यहां से आगे बढ़ता हूं, मैं पीछे गया, मैं आगे आया, तो मेरा जो शरीर है इस खालिस्तान में आगे पीछे हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि ये खालिस्तान मेरे आर पार में निकल जा रहा है। अगर ये खाली अब तुम देखो, तुमने खिड़की के जो कांच की जो हमने अभी बात की थी, खिड़की में एक शीशा लगा हुआ है, क्या तुम उस शीशे से आर पार निकल सकती हो? नहीं सर। हाँ, क्योंकि वो पारगामी नहीं है। लेकिन मैं इस खाली स्थान में से आर पार निकल जाता हूं, तो ये पारगामी है। और पारगामी का एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं कि हम एक कागज या एक ऐसे कागज का कोई पीस ले ले और यहां पर लगते लोहा। हमने एक कागज लिया पतला, उस कागज के ऊपर रखा लोहा और नीचे लगा दिया चुंबक। तो क्या लोहा चुंबक से चिपकेगा या नहीं चिपकेगा? भले ही उनके बीच में कागज हो या कपड़ा हो, चिपकेगा नहीं चिपकेगा? करके देखना इसको। ये हमने फिल्मों में देखा है कि जेल का दरवाजा खोलना है, चाबी नीचे पकड़ी है तो वो चुंबक निकालता है और उसको ऐसे वैसे ऊपर खींचता है। जो ऊपर आ जाती है तो उसको हाथ पकड़ के खींच लेता है। दरवाजे के आर पार में चुंबक काम करती है। तो जो हमने पेपर लिया, ये मान लिया मैंने गत्ते का, मेरे पास एक पेपर का टुकड़ा इतना पतला, यहां पर मैंने लोहा रखा और नीचे चुंबक। तो जैसे मैं चुंबक को आगे पीछे करूंगा, इसके ऊपर जो लोहा है वो भी घूमेगा। अब देखो, लोहे और चुंबक के बीच में ये मेरे पास क्या है? ये कागज है। तो चुंबक का जो चुंबकत्व गुण है, जो चुंबक की जो मैग्नेट पावर है, वो इसके आर पार निकल रही है कागज के, तभी तो लोहा से चिपका हुआ है। यानी मैग्नेट के लिए और लोहे के लिए पारगामी है, यानी चुंबक का जो असर है वो इसके आर पार निकल रहा है। ठीक इसी प्रकार हर इकाई के लिए ये जो खाली स्थान है ये पारगामी है। कोई भी इकाई इसके अंदर फ्रीली मूवमेंट कर सकती है और ये हर इकाई के आर पार निकल जाता है। जिस प्रकार चुंबक का गुण इस पेपर के आर पार निकल गया था, ठीक इसी प्रकार ये खाली स्थान हर इकाई के आर पार निकल जाता है। इसी के कारण वो इकाई, वो यूनिट, वो व्यक्ति, वो वस्तु, वो पेड़, वो पौधा इसके अंदर मूवमेंट कर रहे। इतना समझ में आ रहा है बेटा? तो इस धरती पर हमने अभी तक क्या क्या देखा? इस धरती पर एक पृथ्वी है और पृथ्वी जैसी अन्य पृथ्वियां हैं और पृथ्वी के ऊपर अलग अलग प्रकार की 4 प्राकृतिक इकाइयां हैं। इनके अलावा खाली स्थान, इस खाली स्थान हमने देख लिया। इस खाली स्थान को, इसका कोई आदि अंत नहीं है। दूर दूर तक, हजारों करोड़ों अरबों मील तक, हजारों प्रकाश वर्ष तक ये खालिस्तान फैला हुआ है। इसकी मात्रा निश्चित नहीं हो रही कितना है, इसका रूप निश्चित नहीं हो पा रहा। जैसे पृथ्वी का रूप हमने देखा ना, गोल है, चंद्रमा भी गोल है, तो इस व्यापक का कोई रूप नहीं है, ये अरूप है। इसलिए इस खाली स्थान को हमने एक नाम दिया व्यापक। व्यापक क्योंकि दूर दूर तक फैला हुआ है। इस खाली स्थान को हमने किस नाम से बताया? व्यापक के नाम से। ठीक है बेटा जी? यस सर। तो अभी 10 बज गए हैं, इस कक्षा को हम यहीं पर रोकेंगे। आज हमने क्या देखा है? आज हमने मानव के बारे में रिवाइज किया है और प्रकृति के बारे में रिवाइज किया है। प्रकृति के साथ हमने व्यापक को भी देखा। व्यापक को और भी ज्यादा हम कल खोलेंगे, लेकिन एक एक्टिविटी रहेगी आप लोगों के लिए, दोनों के लिए। आप अभी तक जिसको भगवान मानते हैं उसके सभी गुण अपनी कॉपी में लिख ले। जैसे उदाहरण के रूप में मैं बता सकता हूं, वो अजर है, वो अमर है, वो ना पैदा हुआ है ना मरा है।
ऐसा भगवान के बारे में हम कहते हैं। उसका कोई रूप नहीं है, वो हर जगह है। वो कहते ना, कण कण में भगवान समाया हुआ है, हर जगह भगवान, और ये सारी जगह भगवान के अंदर ही है। इसी प्रकार भगवान के बारे में भी हमने पहले भी एक्टिविटी शायद आपको ध्यान में की थी। आपने भगवान के बारे में, जिसको आप ईश्वर मानते हैं, उसके बारे में कुछ न कुछ शब्द सुने होंगे, कुछ न कुछ उसके नाम सुने होंगे। वो सारे नाम जितना दिमाग में आए वो लिख लेना। कल हो सकता है इस सृष्टि दर्शन, इस सहअस्तित्ववाद के साथ वो भगवान भी आपको कहीं न कहीं मिल जाए। बहुत बढ़िया सर। आज हमने इतना देखा है कि अभी तक जो हमने माना है कि सृष्टि का निर्माण करने वाला, इस धरती का निर्माण करने वाला ईश्वर नाम की कोई आइडेंटिटी है, कोई भगवान है। जबकि बाबा जी ने क्या कहा है कि इस धरती पर उत्पन्न हर इकाई एक नियम के साथ है। वो किसी ने प्रकट नहीं की, वो थी ही। जब जब उसको अनुकूल दशाएं मिली, अब देखो सर्दी में मच्छर नहीं होते, इसका ये मतलब नहीं है कि मच्छर है ही नहीं, मच्छर तो है। जब भी उसके क्या कहते हैं, जन्म की अनुकूल दशाएं होगी, वो प्रकट होगा। जैसी गर्मी, अभी ज्यादा गर्मी है तब भी मच्छर नहीं है, ज्यादा सर्दी है तब भी मच्छर नहीं है। लेकिन एक निश्चित ताप दाब उसको नमी चाहिए, जैसे वो ताप दाब नमी बनेगी ये मच्छर फिर से प्रकट हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है आज मच्छर नहीं है तो हम ये नहीं कह सकते कि धरती पर मच्छर नहीं है। लेकिन उसके उत्पत्ति के लिए अनुकूल मौसम, अनुकूल वातावरण अभी नहीं बना। इतना क्लियर है बेटा जी? आज हमने यही देखा है कि इनको Yes. बनाने वाला कोई नहीं है, ये स्वतः ही बनी है। और अब ये बनी है तो किस प्रकार से बनी है, उस महत्वपूर्ण अंग की हम कल बात करेंगे, जिसको हमने व्यापक के नाम से कहा। व्यापक के कुछ नाम बाबा जी ने दिए हैं, ऐसे ईश्वर के भी कुछ नाम हमारे धर्मों में दिए गए हैं। आप उन पर कल चर्चा करें, कल देखते हैं आगे क्या रहेगा। तो बाबा जी के प्रति कृतज्ञता अर्पित करते हुए आज की इस कक्षा का हम यहीं पर समापन करते हैं। आप दोनों के प्रति हृदय से आभार, क्योंकि आप दो साथी आए, मोस्टली आरती आती है या स्नेहा आती है। स्नेहा अभी अपने एग्जाम में और शानवी अपने घर की शिफ्टिंग में बिजी है, इसलिए क्लास नहीं ले पा रही। आप दोनों आए, आप दोनों के कारण मुझे भी ये विचार जो अभी तक मुझे कुछ समझने को मिला है, वो अपनी समझ रखने का मौका आप दोनों के कारण मिला। तो आपके प्रति भी कृतज्ञता, बाबा जी के प्रति भी कृतज्ञता। नमस्कार, कल मिलते हैं। धन्यवाद सर।